नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। ऑपरेशन संजीवनी के तहत गांव सूर्यवाला में आयोजित हुआ सेमिनार। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों को दिलवाई आजीवन नशा नहीं करने की शपथ। मुख्यमंत्री के बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने के बयान से नाराज आड़त व्यवसायी, सीएम को पत्र प्रेषित कर दी आंदोलन की चेतावनी। रिलायंस मार्ट के समक्ष चल रहा किसानों का धरना, शनिवार को भी रहा जारी। कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग। टोल प्लाजा संचालकों ने प्रशासन से की टोल नाका खुलवाने की मांग। टोल बंदी से एजेंसी को हो रहा है आर्थिक नुकसान। रविवार को अग्रसेन भवन में आयोजित होगा अग्र प्रतिभा सम्मान समारोह। कार्यक्रम को लेकर हुई तैयारियां पूरी। और अब समाचार विस्तार से। टीबी के गांव सूर्यवाला में ऑपरेशन संजीवनी के तहत सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने ग्रामीणों को आजीवन नशा नहीं करने की शपथ दिलवाई। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस एवं प्रशासन विभाग के ऑपरेशन संजीवनी के तहत शनिवार को टीबी के गांव सूर्यवाला में सेमिनार का आयोजन किया गया। शिविर में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा सहित अन्य प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को नशे से दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों और अभिभावकों की होती है। बच्चों को अच्छे संस्कार देकर और उनकी दिनचर्या पर ध्यान देकर युवा पीढ़ी को नशे जैसी महामारी से दूर रखा जा सकता है। पुलिस विभाग की ओर से 20 दिसंबर से ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की गई है। इसके तहत राजकीय विद्यालयों, कॉलेज कैंपस और ग्राम पंचायतों में सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। उक्त अभियान के तहत नशे की बीमारी से ग्रस्त लोगों को समाज में उभारने के लिए काउंसलिंग की जाएगी। इस मौके पर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने उपस्थित लोगों को आजीवन नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। तुम्हें संभालूंगा तो कौन संभालेगा? गांव है मेरा, मुझे एक वोट ने जिताया है और तुम लोग अपनी और अपने परिवार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते। ये लोग तो नशा कर करके बर्बाद हो रहे हैं। ये मेरे दोस्त है। अरे दोस्त नहीं है, तेरे दुश्मन है ये। आप कुछ बात को यार, तेरे को शर्म नहीं आती? करते तू ऐसे नशा और तुम लोग हमारे लिए ये सबसे चिंता का विषय है कि किस तरह से जो लोग इस प्रवृत्ति में फंसे हुए हैं उनको बचाया जाए। मेरा ये मानना है कि ये अभियान जो हमने शुरू किया है, ऑपरेशन संजीवनी, इस सबको अपन मिलके सफल बनाएंगे। जिस तरह के कोरोना काल में अपन सबने मिलके और कोरोना को नियंत्रण में रखा है, उसी तरह इस अपने विचारों को मजबूत बनाएं। मैं माँ बाप से ये अनुरोध करूंगा कि वो बच्चों को संस्कारवान बनाएं और उनको किसी भी बुराई की प्रवृत्ति की तरफ जाने से बचाने के लिए अच्छे संस्कार दें, जिससे कि वो उस बुराई को समझ सके कि ये चीज बुरी है और हमें इसमें नहीं पड़ना है। जैसे कि यहाँ डॉक्टर साहब आए, मनोवैज्ञानिक आए, चिकित्सक आए, उन्होंने इसके लक्षण बताए। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर हम शुरुआत में ही इसको रोक लेंगे तो बाद में हमारी दिक्कतें कम होंगी। आज हमने ये कैंप और इसमें कलेक्टर साहब पढ़ा रहे हैं, सभी अधिकारीगण पढ़ा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कैंप में हम आ सके। लेकिन हर कैंप में जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे एमएलए साहिबान हो, चाहे कोई भी हो, टीचर, प्रिंसिपल, वार्ड पंच, पार्षद, डायरेक्टर, कोई भी, आपकी जिम्मेदारी है। आप हमें बताएं भाई आज जो कैंप में आया 15 दिन बाद वो वापस नशा कर रहा है, आप हमें बताइए। शपथ लेता हूँ कि मैं व मेरे ग्राम मोहल्ले के निवासी मिलकर किसी भी प्रकार की नशा नहीं करेंगे और ना ही किसी को नशा करने देंगे तथा ना ही किसी को नशा बेचने देंगे। मैं ये भी शपथ लेता हूँ कि मैं अपने गांव मोहल्ला को नशा मुक्त ग्राम बनाऊंगा। जय हिंद। विभिन्न व्यापारी संगठनों ने मुख्यमंत्री के बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के बयान के विरोध में मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर आंदोलन की चेतावनी दी है।
केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से गांव में मंडियां खोलने व बिचौलियों को समाप्त करने संबंधी दिए गए बयान से व्यापारी वर्ग नाराज है। व्यापारियों का कहना है कि एक तरफ केंद्र के कृषि कानूनों का राज्य सरकार विरोध कर रही है, वहीं दूसरी तरफ गहलोत सरकार केंद्र की ही रणनीति पर चल रही है। केंद्र सरकार भी व्यापारियों को बिचौलिए बता रही है और राज्य सरकार भी व्यापारियों को बिचौलिए ही बता रही है। इस कारण केंद्र और राज्य सरकार में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। इसके विरोध में व्यापार संघ, व्यापार मंडल, फूड ग्रेन व्यापार मंडल व खाद्य व्यापार संघ की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। व्यापारियों ने बताया कि राजस्थान सरकार किसानों की कृषि जिंसों को सीधा उनके घरों से खरीद का लाइसेंस दे रही है, जिस पर कृषि उपज शुल्क शून्य है। इसके लिए काफी लाइसेंस जारी भी कर दिए गए हैं, जबकि राजस्थान सरकार व पूरी कांग्रेस पार्टी केंद्र के तीनों बिलों का विरोध कर रही है। केंद्र के कृषि बिलों को किसान विरोधी बताया जा रहा है तथा इन्हें वापस लेने की मांग की जा रही है। वहीं सरकार बिचौलिया हटाने की बात कर रही है व किसान का माल सीधा उसके घर से ही क्रय किया जाएगा, ऐसा कानून बनाने की बात की जा रही है। केंद्र भी बिचौलियों को समाप्त करना चाहती है व राज्य सरकार भी बिचौलियों को समाप्त करना चाह रही है। ऐसे में महसूस हो रहा है कि केंद्र व राज्य सरकार की सोच में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही सरकारें बिचौलियों को समाप्त करने की फिराक में है। व्यापारियों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इस व्यवस्था का विरोध करते हुए पुनर्विचार करने तथा इस प्रकार के कानून को नहीं बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि फिलहाल खरीद व्यवस्था बेहतर तरीके से चल रही है, उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ न की जाए। इसकी बजाय शहर की मंडियों को और अधिक विकसित किया जाए, तभी किसान का माल अच्छे भाव पर बिकेगा। व्यापारियों ने बताया कि फिलहाल स्थानीय विधायक जयपुर हैं तथा उनके हनुमानगढ़ लौटने पर उन्हें भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। अभी 2-3 दिन पहले सीएम महोदय का अशोक गहलोत जी का ध्यान आया था कि बिचौलियों का हम खत्म कर रहे हैं और गांवों में मंडियां खोल रहे हैं, और कुछ लिखा भी था भी इतने लाइसेंस तो हमने जारी गांवों में कर दी। हमने उसका विरोध किया है कि जब मंडी में मंडियां चल रही है शहरों में, तो फिर गांवों में खोलने की क्या इसकी आवश्यकता है। और यही तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम मंडियां खत्म करनी है, और वही राज्य सरकार है, फिर उसमें फर्क क्या रह गया। फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट का और आपका एक ही मकसद है कि बिचौलियों खत्म करना। गांवों में जब माल बिकेगा, किसान का मंदा बिकेगा, क्यों इतने व्यापारी जा नहीं सकते। शहर में तो व्यापारी हैं, जब मंडी में माल आएगा तो व्यापारी 10 इकट्ठे होकर यदि खरीद करेंगे तो वो तेज किसान का माल बिकेगा और उसको सहूलियत भी मिलेगी। गाँवों में उतनी सहूलियत नहीं मिल सकती। इस कारण हमने ये राज्य सरकार को लिखा है कि जो पहले सिस्टम चल रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, उसको कोई कमी समी है तो उसको दूर किया जाए, न कि मंडी की शहर की मंडी तो खत्म कर जाए और गाँव में खोल। हम उसके बाद कोई ना कोई सब मंडियां इकट्ठी होके कोई आंदोलन करेंगे। नगर परिषद ने शनिवार को जंक्शन में एनपीएस स्कूल के पास पड़ी खाली जमीन को अधिग्रहित कर लिया। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए जिला कलेक्टर को पत्र प्रेषित कर उक्त भूमि वापस दिलवाने की मांग की है। जंक्शन में एनपीएस स्कूल के नजदीक पड़ी करोड़ों रुपए की जमीन को लेकर पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद के बीच खींचतान आरंभ हो गई है। इसी जद्दोजहद के चलते शनिवार को नगर परिषद ने उक्त भूमि पर नगर परिषद का साइन बोर्ड लगवाकर इसे अपने कब्जे में ले लिया। नगर परिषद की इस कार्रवाई पर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने विरोध जाहिर करते हुए जिला कलेक्टर को पत्र प्रेषित किया है। नगर परिषद की निर्माण समिति के सुमित रणवा का कहना है कि पीडब्ल्यूडी के पास उक्त भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। कॉलोनाइजेशन के दौरान बिना दस्तावेज उक्त भूमि नगर परिषद के अधीन आ गई थी। उक्त भूमि पर नगर परिषद का साइन बोर्ड लगवा दिया गया है। जल्द ही मास्टर प्लान के तहत इस भूमि से प्राप्त होने वाले रेवेन्यू को शहर के विकास कार्यों में लगाया जाएगा। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जोरा सिंह का कहना है कि सन 1956 में उक्त भूमि पीडब्ल्यूडी के अधीन थी, जिसको नगर परिषद द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। इस संदर्भ में जिला कलेक्टर को पत्र प्रेषित कर भूमि पुनः पीडब्ल्यूडी को लौटाने की मांग की गई है। हमने तो हमारा 1956 से पूर्व स्टोर बना हुआ था, उस पर आज नगर पालिका ने बिना बताए अपनी जेसीबी लगाकर कब्जा करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को पत्र व्यवहार किया गया और जिला कलेक्टर को भी प्रतिलिपि दी गई आगामी कार्रवाई के लिए, ताकि वो कब्जा ना करें। दस्तावेज नहीं है हमारे पास, कोई उपलब्ध नहीं है सरकारी दस्तावेज, जमीन से संबंधित कोई उपलब्ध नहीं है। पीडब्ल्यूडी ने टेम्परेरी उसको रोक रखा था, जबकि वो जगह उनकी नहीं है और नगर परिषद की भूमि है वो, तो आज उसको हमने अपने कब्जे में लिया है। बेशकीमती भूमि है जिनका उन पे कोई अधिपत्य नहीं है, ना उनके पास उनकी कोई अलॉटमेंट के कागज़ हैं, ना उनका कोई टाइटल है। तो वो जगह काफ़ी टाइम से हमने पहले उनसे बातचीत भी की थी, परंतु उन्होंने उस बात को नेगलेक्ट किया। तो आज हमने उसका कब्जा लिया है। मौके पे एससी साहब आए थे, उनको हमने बता भी दिया था ये जगह आपकी नहीं है श्रीमान जी। अब वहाँ उन्होंने खेती कर रखी है, तो वो नगर परिषद की बेशकीमती जगह है, खेती के लिए नहीं है। टोल प्लाजा संचालकों को किसानों के आंदोलन के कारण प्रतिदिन आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। टोल संचालकों ने प्रशासन से टोल नाके खुलवाने की मांग की है।
कृषि अध्यादेशों के विरोध में कोहला टोल प्लाजा पर किसानों द्वारा की जा रही टोल बंदी लगातार जारी है। किसान संगठनों द्वारा जिले भर में आंदोलन किया जा रहा है। इसी क्रम में संगरिया रोड, सूरतगढ़ रोड और रावतसर रोड पर किसानों ने टोल प्लाजा बंद करवा दिए। टोल बंदी के कारण टोल प्लाजा संचालकों को प्रतिदिन लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। कोहला टोल प्लाजा के प्रभारियों ने बताया कि पार्थ प्राइवेट लिमिटेड के पास टोल प्लाजा का कॉन्ट्रैक्ट है। प्रतिदिन टोल से 10 लाख रुपए का रिटर्न मिलता था, लेकिन कई दिनों से किसानों की टोल बंदी के कारण उक्त कंपनी को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। टोल प्रभारियों का कहना है कि पूरे प्रदेश में किसी भी जगह पर टोल बंदी नहीं की गई है। केवल हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्र में किसान टोल बंदी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे सरकार को कोई हानि नहीं हो रही, बल्कि निजी कंपनियों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। टोल पर काम कर रहे कर्मचारियों को भी टोल बंदी से आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। टोल प्रभारियों ने प्रशासन से किसानों से समझाइश कर टोल नाका खुलवाने की मांग की है। किसानों ने ये बंद किया था टोल, जिसका मतलब 10 लाख रुपए के लगभग नुकसान है हमारी कंपनी का। और जो लड़के बैठे हैं, मतलब हमारे लड़के हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर टोल प्लाजा नहीं चलेगा तो कंपनी उनको भी ड्यूटी नहीं देगी। हम किसी भी तरह से मतलब और तरीक़ों से भी आंदोलन कर सकता है। और मतलब यहाँ हनुमानगढ़ ज़िले में और भी बहुत प्लाजा है। ये 3 ही प्लाजा इन्होंने बंद कर रखे हैं। संगरिया का वो अभी हमारे सुनने में आया, प्रशासन ने चालू करवा दिया है। हमने भी आग्रह किया प्रशासन से, कल भी आग्रह किया था और आज भी मतलब प्रशासन ने कहा है कि करवा देंगे। अभी हम अब देखो क्या कह रहे हैं प्रशासन। मतलब चालू करवाने में फ़ायदा है, मतलब या तो पूरे राजस्थान के, पूरे इंडिया के बंद करे टोल। एक टोल बंद करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो मतलब जो बाहर आएगा वो हमारे पे ही आएगा। हमारी कंपनी का मतलब प्राइवेट ठेका लिया हुआ पाथ इंडिया लिमिटेड, उसका। तो इससे गवर्नमेंट को तो कोई नुकसान होगा नहीं, तो नुकसान होगा वो अपने को ही होगा। कम से कम हमारा कुछ 10 लाख रुपए पर डे के हिसाब से नुकसान हो रहा है। बातचीत हुई, बाकी कोई निष्कर्ष नहीं निकला अभी खुलवाने के संबंध में। अभी कोई जानकारी अभी पुष्टि नहीं हुई। शासन से हमारी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द हमारा टोल चालू किया जाए, जिससे हम वसूली करें। कृषि अध्यादेशों के विरोध में रिलायंस मार्ट के समक्ष चल रहा किसानों का धरना शनिवार को भी जारी रहा। मांगे नहीं माने जाने तक किसानों ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। जंक्शन स्थित रिलायंस मार्ट के समक्ष कृषि अध्यादेशों के विरोध में चल रहा किसानों का धरना शनिवार को भी जारी रहा। कड़कड़ाती ठंड के बीच किसान धरने पर बैठे अलाप तापते नजर आए। किसानों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि अध्यादेश किसान विरोधी हैं। तीसरे कृषि अध्यादेश के तहत आने वाले समय में होल्डिंग्स की सीमा खत्म हो जाएगी। इससे कालाबाजारी बढ़ेगी। कोई भी किसान फसलों को स्टॉक नहीं कर पाएगा। केवल अंबानी, अडानी जैसे उद्योगपति ही स्टॉक रखने की क्षमता रखेंगे। किसानों ने बताया कि आंदोलन के क्रम में धरना स्थल पर सरकार की सद्बुद्धि के लिए आह्वान करवाया जाएगा। 4 जनवरी को केंद्र सरकार की और किसानों की वार्ता के बाद किसान संगठनों के आह्वान पर आंदोलन की आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हाँ जी, मैं रात ही 2 बजे शाहजहांपुर बॉर्डर है जो, तो उसको परसों है जो क्रॉस करके जो रिवाड़ी के पास जो राजस्थान किसान यूनियन मजदूर हैं, संघर्ष समिति है, अब जो शाहजहांपुर से 60 किलोमीटर आगे है जो वो कैंप लगा दी। तो ये जो कानून है इसमें एक थर्ड कानून है, तीसरा जो होर्डिंग का कानून है, जो लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। होर्डिंग का मतलब काला बाजारी बढ़ेगी इससे। ये स्टॉक करके नहीं रख सकता, आपका जो भी फसल है उसको स्टॉक नहीं कर सकते। लेकिन ये थर्ड जो होर्डिंग का कानून है, इसमें आप जितना चाहे उतना स्टॉक कर सकते। तो ये पूरे इंडिया का अनाज स्टॉक करने की पावर या पैसा अंबानी और अडानी के पास है। तो उससे काला बाजारी क्या है, उससे बढ़ेगी, कम नहीं। पहले ये स्टॉक का कानून नहीं, अब वो स्टॉक करेंगे तो स्टॉक करके 2 रुपए की चीज खरीद के स्टॉक होगी, उसके बाद 50 की बेचें, 60 की, वो उनकी मर्जी है। हनुमानगढ़ किसान मोर्चा जो हम रिलायंस मार्ट के आगे लगा रखा है, सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे हम कि उनको सद्बुद्धि आए सरकार को और वो फैसला किसानों के हक में दे और ये काले कानून वापस ले। और आगे की रणनीति 4 तारीख को फैसला आने के बाद हम बढ़ाएंगे। जो ऊपर से रणनीति आएगी उस हिसाब से हम आगे आंदोलन को बढ़ाएंगे। और अभी वक्त है ब्रेक का। हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की।
जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। शीघ्र ही राजस्थान रोडवेज के बीते वर्ष के रूट चार्ट को पुनः आरंभ किया जाएगा। इस संदर्भ में रोडवेज आगार के कर्मचारियों ने विस्तार से जानकारी दी। कोरोना काल से बंद पड़ी रोडवेज सेवाओं को नए साल में दोबारा शुरू किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते दूर दराज के बंद पड़े रोडवेज के मार्ग दोबारा शुरू होंगे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए रोडवेज आगार के कर्मचारियों ने बताया कि सन 2019 में बनी रोडवेज बसों की समय सारणी के आधार पर बसों का संचालन किया जाएगा। अनुबंधित वाहनों को उपयोग में लेकर रूट पर भेजा जाएगा। राजस्थान रोडवेज की सेवाएं बढ़ने से आमजन को राहत और सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि चालकों परिचालकों की कमी की समस्या को दूर करने के लिए रोडवेज प्रबंधन द्वारा नीति तैयार की जा रही है। हनुमानगढ़ आगार में मुख्यालय के निर्देशानुसार शीघ्र ही बस सारथियों की भर्ती की जाएगी। मुख्यालय के निर्देशानुसार हनुमानगढ़ आगार में जो भी कोरोना से पहले बसें बंद हुई थी वो 2019 की अक्टूबर 19 की जो टाइम टेबल बना था उसी के आधार पर सभी बसों का संचालन किया जाएगा और जो अनुबंधित वाहनें बंद पड़ी थी उनको भी उपयोग में लेकर और उनको रूट पे भेजा जाएगा। तो इसलिए रूट पे बसों की बढ़ोतरी होगी, पब्लिक को सुविधा मिलेगी और राजस्थान रोडवेज को राजस्व प्राप्त होगा। कुछ दिक्कतें महसूस हो रही है कि जैसे चालकों परिचालकों की कमी है तो उसको भी मुख्यालय के द्वारा मान लो और कहीं डिपो में जैसे जहाँ पर ज़्यादा है तो उनको समानांतर करके उनके ट्रांसफ़र करके तो उसकी भी पूर्ति की जा रही है। और हनुमानगढ़ आगार में और भी आगारों में जैसे कोई बस सारथियों की जरूरत है तो मुख्यालय के निर्देशानुसार बस सारथियों की भर्ती कर तो इनको उपयोग में लेकर तो बसों का संचालन पूरा करवाया जाएगा और बसें कोई जो टाइम टेबल में डली हुई है कोई बसें रुकेगी नहीं। अनुबंधित गाड़ियों का भी उपयोग में लेकर तो इनको चलाया जाएगा। हनुमानगढ़ आगार में नए रूटों पर ऐसा तो कोई प्रस्ताव नहीं आया। एक प्रस्ताव आया जैसे हिमाचल में कोई समझौता है तो उसमें आप कोई गाड़ी आगे किलोमीटर बढ़ाना चाहते हो तो उसका प्रस्ताव भेजो। जहाँ जैसे जैसे कोई प्रतिनिधियों के फोन आते हैं या कोई मान लो कहीं गांवों में गाड़ियों की जरूरत है तो वहाँ पर भी गाड़ियाँ बढ़ाई गई है, गांवों में भी गाड़ियाँ बढ़ाई गई है। टीबी रोड पर रेलवे लाइनों के नजदीक मिले शव का टाउन पुलिस ने शनिवार को पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। शव की पहचान बलराम पुत्र लेखराम निवासी फतेहगढ़ खिलेरीवास के रूप में हुई है। टाउन में टीबी रोड पर रेलवे लाइनों के नजदीक मिले अज्ञात व्यक्ति के शव की शिनाख्त बलराम निवासी फतेहगढ़ खिलेरीवास के रूप में हुई है। मृतक की परिजनों की रिपोर्ट पर इस संदर्भ में टाउन थाना में मर्ग दर्ज की गई है। शनिवार को पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। एएसआई शिवनारायण ने बताया कि कल शाम रेलवे लाइनों के पास अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। एम्बुलेंस के जरिए उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अज्ञात के पास से बरामद हुए फोन के जरिए उसके परिजनों से संपर्क किया गया तो अज्ञात की पहचान बलराम पुत्र लेखराम के रूप में हुई। मृतक के पिता
लेखराम पुत्र रतिराम की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि मृतक ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। कल शाम को लेखराम पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी खिलेरीवास ने थाने में रिपोर्ट दी कि मेरा लड़का बलराम ने स्प्रे पी लिया है, जिसको टीबी रोड पर रेको सरकारी हॉस्पिटल इलाज हेतु भर्ती कराया था, जिस पर मर्ग नंबर 1 दर्ज कर इसकी जांच कृष्णलाल सेवनी के सुपुर्द की गई थी, जिस पर आज मैंने मृतक बलराम का पोस्टमार्टम करवाया जाकर लाश उसके वारिसानों को अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द की गई है। मृत्यु के कारण के बारे में जांच की जा रही है। सूचना मिली थी कि एक अज्ञात व्यक्ति टीबी रोड पर बेहोशी हालात में पड़ा है, जिस पर थाने से प्रकाश चंद्र एएसआई गए थे मौके पर, जिन्होंने देखा तो पास में एक पॉइजन की खुली बोतल पड़ी थी और व्यक्ति बेहोशी हालात में था, जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया गया। टाउन स्थित अग्रसेन भवन में रविवार को अग्रोहा विकास ट्रस्ट की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। 3 जनवरी को टाउन स्थित अग्रसेन भवन में अग्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। अग्रोहा विकास ट्रस्ट की ओर से आयोजित समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि 19वें अग्र प्रतिभा सम्मान समारोह में बोर्ड की कक्षाओं में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में अग्रसेन शिक्षा समिति अध्यक्ष सुशील अग्रवाल समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि इस बार कोरोना के दृष्टिगत 65% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले करीब 65 विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा काफी प्रभावित हुई थी। पूर्व में 75% से अधिक अंक हासिल करने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जा रहा था, लेकिन कोरोना को देखते हुए इसमें 10% की कमी कर 65% अंक हासिल करने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। 2021 दिन रविवार को महाराजा अग्रसेन भवन अग्रोहा विकास ट्रस्ट इकाई हनुमानगढ़ में 19वां अग्र प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसे मुख्य अतिथि श्री सुशील अग्रवाल अध्यक्ष अग्रसेन शिक्षा समिति भादरा द्वारा किया जा रहा है। हमारे समाज में अग्र समाज में प्रतिभाशाली बच्चे जिनके लगभग 65% 70% नंबर आए हैं, हमने कुछ कोरोना महामारी के कारण बच्चों को रिलैक्सेशन भी दिया है। उसमें हमारे पास फिर भी काफ़ी संख्या में फार्म आए हैं, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए हमने आयोजन में कम भीड़ रखी जाए, उसके मद्देनजर हमने व्यवस्था की है। इसमें विशेष तौर पे समाज के प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान किया जाता है, हौसला अफजाई की जाती है, ताकि आगे बढ़ चढ़ के वो हमारे समाज के साथ जुड़ाव करें। और जैसे ही वो सरकार की नौकरी के अंदर सहभागी बनते हैं, उसमें आकर समाज की सेवा करें, हमारा मेन मकसद रहता है। वैसे तो महाराजा अग्रसेन जी सभी समाज के लिए ही कार्य करते थे, और हमारी भी विचारधारा यही है कि हम सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। और अग्रवाल प्रतिभा सम्मान समारोह में बच्चों का विशेष ध्यान रखते हुए उनको हौसला अफजाई करते रहते हैं, और ये लगभग हम पिछले 20 वर्षों से कर रहे हैं। शहर के अगर बंधुओं को मेरी हार्दिक अपील है कि कल 3 जनवरी 2021 को दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आयोजन में शामिल होंगे और बच्चों की हौसला अफजाई करें। लगभग 65 बच्चे और उनके अभिभावक आएंगे, और साथ में हमारा ये भी सभी को कहना है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए अपने मास्क वगैरह पहनकर ही आएं। सैनिटाइजर की व्यवस्था भवन में की गई है, और वहाँ जब बैठेंगे कुर्सी की व्यवस्था भी 2 गज दूरी के हिसाब से रखी गई है। जंक्शन में नगर परिषद द्वारा पानी निकासी की समस्या से निजात के लिए अलग अलग वार्डों में पक्के नाले बनवाए जा रहे हैं। पार्षद सुमित रेवणा ने बताया कि अन्य क्षेत्रों में भी जल्द ही अधूरे पड़े नाला निर्माण कार्य शुरू करवाए जाएंगे।
शहर में पानी निकासी की समस्या से निजात के लिए कई स्थानों पर पक्के नालों का निर्माण करवाया जा रहा है। पार्षद सुमित रिणवा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में शहर के कई इलाकों में जर्जर नालों को पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में जल भराव की हालत बन जाती थी। ऐसे में लोगों को आने जाने में खासी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। उन्होंने कहा कि शहर के कई इलाकों में लंबे समय से कई बड़े बड़े नाले जर्जर हो चुके थे। जर्जर नालों के साथ साथ मास्टर प्लान के तकमीनों के आधार पर भी शहर में नाले बनवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अन्य इलाकों में अधूरे पड़े नाला निर्माण कार्यों को भी शीघ्र ही शुरू करवाया जाएगा। का जो टोटल ड्रेनेज का जो पानी है वो जोड़ के नाले से होकर और जैसे जैसे आबादी बढ़ गई, पुराने टाइम का नाला बना हुआ है, उसकी चौड़ाई भी कम है, तो पानी बरसात के सीजन में जोर फ्लो जाता है। पिछले जितने भी नाले हैं उनको हमने चौड़ाई देके करीबन 1.5 से 2.5 फुट के उनको बना के लाए। तो बताई थी यहाँ इतना कि कुछ टुकड़ा इसको बनाया गया था और अब आगे जो बचा हुआ नाला है उसको चौड़ा किया जा रहा है। और उसके लिए पहले जो साइड खोद के वहाँ एक 15 इंची रद्दा पहले लगा रहे हैं ताकि बीच का रद्दा बाद में उखाड़ के और उसमें सीसी करा देंगे ताकि पोल्यूशन ना फैले, क्योंकि पीछे पानी को और जाने के लिए जगह नहीं है, तो बराबर हमें कोई डाइवर्सन के लिए जगह नहीं है। तो रात के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।